प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पाठ पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विषय में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया है। तो प्यारे बच्चों, इस संसार में जितनी वस्तुएं हैं जिस सामग्री से बनी है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? पदार्थ। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और ये कुछ स्थान आयतन घेरती हैं। यानी जो भी वस्तुएं हैं ऊपर लिखी हुई उनका द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरती है या इनका आयतन होता है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहा गया। प्राचीन दार्शनिक जो है उन्होंने कौन सा नियम दिया? पंच तत्व सिद्धांत दिया। ये पंच तत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं। प्राचीन दार्शनिक ये मानते थे कि जो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो पंच तत्वों से मिलकर बनी है। वो पंच तत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। उस समय के एक यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार परिभाषित किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। पदार्थ के भौतिक स्वरूप। सबसे पहले हम पदार्थ का भौतिक स्वरूप देखेंगे। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होता है। जैसे लकड़ी का टुकड़ा होता है सतत, उस तरह होता है। परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने हैं। एक तो लकड़ी का टुकड़ा होता है और एक रेत के कण होते हैं। तो 2 दार्शनिक थे, वो अलग अलग मतों में बंटे हुए थे। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं। क्या ये सतत हैं या कणों से बने हैं? तो क्रियाकलाप 1.1, 100 ml का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। यानी आपको 100 ml का बीकर लेना है, उसमें पानी भर करके आपको निशान लगा देना है। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें, यानी पानी में आपको नमक या चीनी घोलनी है। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? ये कहाँ गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव नहीं आया? तो हम देखेंगे कि इस तरीके से अगर बीकर के अंदर हम पानी डाल करके उसमें नमक या चीनी घोल दें, तो आप देखते हैं इसके स्तर में बदलाव नहीं आता। तो वो नमक या चीनी के कण कहाँ चले गए?
तो इसको हम जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो पानी के जो कण हैं, पानी जिससे मिलकर बना हुआ है, उनके कणों के बीच में खाली स्थान है, तो उस खाली स्थान में नमक या चीनी के कण समा गए। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। चित्र 1.1 को हम देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये 1.1 चित्र है। इसमें क्या है, पानी लिया और इसमें हमने चीनी या नमक मिलाया, घोल जब हमने इसको हिलाया छड़ से, तो नमक या चीनी जो है वो इसके कणों के बीच समा गई। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। तो जल के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान थे, उनके बीच में चीनी या नमक के कण समा जाते हैं, समावेशित हो जाते हैं। आगे है, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। क्रियाकलाप, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दें। यानी जो आपने छोटा सा क्रिस्टल, चीनी के दाने जितना क्रिस्टल हम पानी में घोलेंगे, फिर उसको उसमें से 10 ml टेस्ट ट्यूब में निकाल के दूसरे बीकर में घोलेंगे, फिर उस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकालकर उसे 90 ml जल में मिला देंगे। इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनु करते रहें। क्या अब जल अब भी रंगीन है? तो हम देखेंगे बार बार। पहले क्या था, ये पानी, फिर इसको 100 ml पानी में वो घोला, इसमें से थोड़ा सा निकाल के इसमें घोला, इसमें से थोड़ा सा निकाल के इसमें घोला, फिर इसमें घोला। तो आप देखेंगे इसका कलर हल्का होता जा रहा है, लेकिन आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि पानी के कणों के बीच पोटेशियम परमैंगनेट के लाल दवा के कण बीच में समा जाते हैं हर बार। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। इससे हमें अनुमान लगता है कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े सी क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। चीनी के दाने जितना क्रिस्टल लें तो उसमें बहुत सारे सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक स्थिति में कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डिटॉल से भी हम यह क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर हम उसकी महक हमें मिलती रहती है। यानी आप एक छोटी बाल्टी में डिटॉल डाल करके उसमें से थोड़ा पानी आगे बाल्टियों में डालते जाएं, तो उसकी महक जो है आती रहती है आपको। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं हम की कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण हम पढ़ेंगे। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तो ये तो हमें पता चल गया था जब हमने घोला था चीनी या शक्कर को। क्रियाकलाप 1.2 और 1.1 और 2 में नमक, शर्करा, डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से चीनी में वितरित हो गए। इस प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू बनाते हैं तो एक नए पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो इस प्रयोग से हमें पता चलता है चीनी या नमक के कण कहाँ चले गए थे, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान था, वहां पर चले गया था। तो पदार्थ का पहला गुण क्या है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है। दूसरा गुण, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। जैसे एक ये कण है, एक ये कण है, एक ये कण है, तो ये कण इधर गति कर रहा है, ये इधर गति कर रहा है, इधर गति कर रहा है, निरंतर गतिशील होते हैं। क्रियाकलाप, अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके लिए कितने समीप जाना पड़ता है। अगर अब
अगरबत्ती जला दें, क्या होता है? क्या दूर से इसकी सुगंध आपको मिलती है? अपने प्रेक्षण को नोट करें। तो पहले क्या है, बुझी हुई अगरबत्ती थी, उसकी सुगंध लेने के लिए हमें उसके पास जाने पड़ता है, लेकिन जैसे ही अगरबत्ती को जला देते हैं तो उसकी सुगंध हम तक पहुंच जाती है। क्रियाकलाप 1.4, जल से भरे 2 गिलास या बीकर लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें। अपने प्रेक्षणों को नोट करें। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? स्याही जो है वो पानी के कणों के बीच समा रही थी। शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं? तो कम समय लगता है। क्रियाकलाप 1.5, एक गिलास गर्म पानी से दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास को कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक को रख दें, हिलाएं नहीं। एक गिलास गर्म लेना है, एक ठंडा लेना है, दोनों में क्रिस्टल डालने हैं। क्रिस्टलों को सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? यानी ठंडा होगा उसमें ज़्यादा घुलेगा या जो गर्म होगा उसमें ज़्यादा, कैसे होता है? उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप 1.3 और 1.4, 1.5 से हमें निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात इनमें गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? पदार्थ के कण गतिशील होंगे तो गतिज ऊर्जा। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। अगर तापमान बढ़ेगा तो कणों की गति बढ़ेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगर किसी पदार्थ का तापमान बढ़ेगा तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, यानी वो तेज दौड़ेंगे। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतःमिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। यानी एक पदार्थ दूसरे में समावेशित हो जाता है, इसका मतलब उसके कणों के बीच रिक्त स्थान था। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। ये पूछा जा सकता है, दो विभिन्न पदार्थों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। तो यहाँ विसरण होता है पदार्थ के कणों के बीच। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो गर्म करने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इसलिए जल्दी से विसरण होता है, सीधी सी बात है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे पास अगरबत्ती की जो ठंडी अगरबत्ती है, बुझी हुई अगरबत्ती है, उसकी खुशबू नहीं पहुंच पाती, लेकिन जो जलाई हुई अगरबत्ती है उसकी खुशबू हम तक पहुंच जाती है। एक मिनट, इसमें से हम देखेंगे आगे। पेज नंबर देख लेते हैं हम, चलो। इसमें ये 4 शुरू हो गया, हम 3 पढ़ रहे थे, तो अब इसी पेज पे चलते हैं हम। इसके बाद में अगला जो पदार्थ का गुण क्या है, वो गुण है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्रियाकलाप 1.6, तो इसमें क्या करना है? खेल के मैदान में खेलें। आगे बताए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह इंदु मिस्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे से पीछे से कसकर पकड़ लें। देखो, पीछे से कसकर पकड़ा हो, ऐसे पकड़ना है। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनानी है। और तीसरा समूह उंगली पकड़कर या उंगली छूकर एक श्रृंखला बनानी है। अब चौथा समूह ऊपर वर्णित तीनों मानव श्रृंखला को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास कीजिए। तो किसे तोड़ना आसान होगा? जिसमें उंगली पकड़ी हुई है। किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण मान लें तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ा है? तो पहला जो समूह हमने बनाया था उसमें क्या है? सबसे अधिक मजबूती से पकड़ा है। क्रियाकलाप 1.7, एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड लें। इन पर हथौड़ा मारकर, काट कर या खींच कर इसे भंगुर करने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो लोहे की कील के। इसके बाद में क्रियाकलाप 1.8,
एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह कटती है? जल की सतह न कटने का क्या कारण है? उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। यानी पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है और सभी पदार्थों के अंदर ये आकर्षण बल अलग अलग होता है। आगे है, इन पदार्थों के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाएं। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा तथा स्थिर आयतन है? इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें। क्या इनका संपीड़न होता है? एक मिनट। तो हम पहले आगे चले गए थे। यहाँ तक हमने पढ़ा पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल होता है। उससे पहले प्रश्न आ गए थे इसी पेज पर। तो पहला प्रश्न जो है उसको हम करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू, पानी, इत्र की सुगंध। अब हमने पढ़ा कि पदार्थ किसे कहेंगे? पदार्थ उसे कहेंगे जिसका द्रव्यमान होगा और आयतन होगा, यानी स्थान घेरेगा। तो कुर्सी पदार्थ है, कुर्सी का होगा। वायु भी है और बादाम भी है, शीत भी है, नींबू भी। शीत शीत नहीं है, ये नहीं है। पानी है और इत्र है, पानी है और इत्र है। सेंट है, सुगंध नहीं है। ठीक है, इत्र की सुगंध नहीं है। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ निशान लगवा देता हूँ कौन कौन से पदार्थ हैं। इसका द्रव्यमान आयतन है, इसका भी द्रव्यमान आयतन है, और इसका भी द्रव्यमान आयतन है, इसका भी द्रव्यमान आयतन है। ठीक है, ये पदार्थ हैं। आगे है, निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक के लिए आपको उसके समीप जाना पड़ता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? गर्म करने से पदार्थ के कणों के बीच जो कण होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने से विसरण जल्दी होता है और जो खाने की महक है वो हम तक पहुंच जाती है। आगे, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण पद प्रेक्षित होता है? तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं? तो हमने जो विशेषताएं पढ़ी, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के किरण निरंतर गतिशील होते हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने यहीं तक पढ़ा पदार्थ के गुणों तक, और ये जो पाठ्य पुस्तक के बीच में जो प्रश्न आए 4 उसको हमने हल किया। आगे हम कल पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। तो उम्मीद करता हूं कि जितना हमने पढ़ा आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता देता हूं, पदार्थ क्या है? पदार्थ वे हैं, संसार में जितनी भी वस्तुएं जिससे मिलकर बनी है वो पदार्थ का है। ठीक है, पदार्थ किसे कहेंगे? जिनका द्रव्यमान होगा और आयतन होगा। जिनका द्रव्यमान और आयतन होगा उसको हम पहचान सकते हैं। क्या खुशबू का कोई द्रव्यमान आयतन है? क्या प्रेम का कोई द्रव्यमान आयतन है? नहीं है। ठीक है, तो पदार्थ के बारे में प्राचीन दार्शनिक क्या कहते थे, और उसके बाद में पदार्थ के गुण क्या हैं, और पाठ्य पुस्तक के बीच में जो प्रश्न है वो हमने हल किए। आगे हम कल पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।